हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसमें हम लोग कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट 2 में हम लोगों ने ऑलरेडी नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम करेंगे इससे आगे का डिस्कशन। अगर आप लोगों ने अब तक हमारी कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूं मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? क्योंकि ये क्वेश्चन 2013 का है तो उसी टाइम की बात कर रहे होंगे, उसी टाइम के हिसाब से होगा। तो उस टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसकी सबसे अधिकतम हिस्सेदारी थी 2013 के टाइम पे। अभी ये चीज चेंज हो चुकी है। ठीक है, प्रश्नकाल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी अधिकतम थी। दूसरे, तीसरे व चौथे स्थान पर दूसरे पे चीन, तीसरे पे जर्मनी और चौथे पर जापान थे। मई 2020 में वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में चीन की अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हिस्सेदारी सब सर्वाधिक है। जो पहले कहा थी 2013 में नंबर 2 पे थी, अभी वो नंबर 1 पे है। चीन द्वारा वैश्विक आयात और निर्यात में हिस्सेदारी क्रमशः 9.07 और 14.57 है। यानी चीन जो है पूरी दुनिया से सिर्फ 9.07 का आयात करता है और पूरी दुनिया को 14.57% का निर्यात करता है। यूएसए की भागीदारी आयात में 12.49 और निर्यात में 8.34% है। अंतरराष्ट्रीय आयात में भारत की हिस्सेदारी 2.2% और निर्यात में 1.51% है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि चीन की कंडीशन कितनी स्ट्रांग है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2008-9 में भारत के व्यापार, आयात और निर्यात में सबसे बड़ा भागीदारी निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा है? यानी कौन सा क्षेत्र जो है जिसमें सबसे ज्यादा आयात और निर्यात किया गया है 2008-9 के दौरान? यूरोपियन यूनियन, उत्तरी अमेरिका, एशिया व आसियान या अफ्रीका? 2009 का है तो 8-9 की अगर मैं बात करता हूं तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा एशिया व आसियान में किया गया था व्यापार। ठीक है, प्रश्नकाल में तथा वर्तमान में भी अभी भी भारत के सकल व्यापार में सबसे बड़ा सहभागीदार एशिया था और अभी भी है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्रों में भारत के व्यापार, आयात और निर्यात में सहभागिता इस प्रकार है। 2019-20 और 20-21 की बात करते हैं तो एशिया के साथ आयात है हमारा 61.60 का था पहले, अभी कितने का? 46.8 का। जो कि अभी लग रहा है कि आयात ये और बढ़ेगा और निर्यात में हमारी हिस्सेदारी जो है वो लगभग समान ही रहेगी। पूर्वी एशिया जो है हमारी यानी कि ओशिनिया के जो एरिया है वहां पर हमारा आयात 2.20 और निर्यात 1.10 है था। अभी जो है ये 2.2 का हमारा आयात है जबकि निर्यात हमारा 1.6 का है। सेम आशियान के साथ। ठीक है, अफ्रीका के साथ पहले 7.90 था आयात और 9.30 था निर्यात। अब हमारा आयात घट के 6.9% हो गया और निर्यात जो है वो बढ़ करके 9.5% हो गया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से हमारा आयात 12.90 है और निर्यात 22.20 जब था ये 2018-19 में। लेकिन अगर 20-21 की बात करें तो 12.5 की दर से हमारा आयात है जबकि 23.6 की दर से हमारा निर्यात है। और इसी तरह उत्तरी अमेरिका, यूरोप और यूरोपीय संघ के बारे में भी दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, संसार के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा एक हमारी आयातित वस्तुओं में के अधिकांश की पूर्ति करता है रुपए के मूल्य के रूप में? यानी कौन सा ऐसा देश है, अफ्रीका है, अमेरिका है, एशिया या ओशिनिया है या फिर यूरोप है, इनमें से कौन सा है जो कि हमारी आयातित वस्तुओं का अधिकांश पूर्ति करता है? तो हमने ये क्या कहा था कि पहले चाहे प्रश्नकाल का समय हो चाहे अभी वर्तमान का समय हो, सबसे ज्यादा हमारे पास कहां से होता है व्यापार? एशिया और ओशिनिया से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2011 में भारत का शेष विश्व से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिशत हिस्सा किन दो देशों के युग्म का सबसे अधिक था 2011 में? चीन एवं यूएई के युग्म का,
यूएसए और सऊदी अरब के युग्म का, यूएई और सऊदी अरब के युग्म का, या जापान या जर्मनी और जापान के युग्म का। तो 2011 की बात करता हूं अगर मैं, तो उस टाइम पर जो हमारा पूरा व्यापार था कौन से दो देशों को मिला करके था, चीन और यूएई को मिला करके था। ठीक है, ये दोनों सबसे ज्यादा थे, इन दोनों को मिला दिया जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा कवर हो जाता था। तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, चीन एवं यूएई वाला। ठीक है। वर्ष 2011 में भारत का शेष विश्व से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिशत हिस्सा चीन एवं यूएई के युग्म का था। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 19-20 में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 3 सबसे बड़े साझेदार कौन कौन से थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके बाद चीन और उसके बाद यूएई। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? कौन सा ऐसा है जो सबसे बड़ा साझेदार है? तो हम लोग अभी ये 2007 का क्वेश्चन है, बट अगर स्टिल हम बात करें तो सबसे बड़ा साझेदारी कौन है हमारा? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। वर्ष 2006-7 के में भारत के मुख्य व्यापारिक साझेदार आयात एवं निर्यात देश इस प्रकार थे। सबसे ज्यादा हमारा आयात निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता था, फिर चीन के साथ, और फिर संयुक्त राज्य अरब अमीरात के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ यानी यूएई के साथ। ठीक है, तो फिर सऊदी अरब के साथ। 20-21 के आंकड़े अगर हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से 19-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चीन और उसके बाद यूएई का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 19-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? 19-20 की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि 19-20 में भी हमारा सबसे ज्यादा कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन और उसके बाद यूएई। क्वेश्चन तो हमारे पास डायरेक्ट है, लेकिन अगर आप ऑप्शन पढ़ना चाहें तो यूएसए, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे ज्यादा व्यापार जो हुआ है हमारा वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ है, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2020 का क्वेश्चन है। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 19-20 में भारत का सर्वाधिक व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका 88,908.65 मिलियन डॉलर के साथ हुआ है। चीन एवं संयुक्त अरब अमीरात क्रमशः दूसरे और तीसरे व्यापारिक भागीदार थे, यानी दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे यूएई। वर्ष 2020-21 के अप्रैल से फरवरी तक के उपलब्ध आंकड़ों में भारत के सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार क्रमशः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का अधिकतम विदेश व्यापार है। 2002 का क्वेश्चन है, तो चाहे 7-8 की बात करो, 3-4 की बात करो, उस टाइम पे हमारा सबसे ज्यादा यूएसए, जापान, जर्मनी और यूएई में से यूएसए के साथ था, सबसे ज्यादा यूएसए के साथ था। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान समय में कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा साझेदार है? यानी अगर अभी के टाइम करते हैं तो अभी की बात ये कर रहा है, वर्तमान समय यानी कि 2015 की बात कर रहा है। कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा साझेदार है? तो अगर उस टाइम की अगर हम बात करते हैं 2015 के करीब की, तो यूएई, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में से चीन जो था वो सबसे बड़ा भागीदारी था। ठीक है, जो 2015 का था वर्तमान समय। प्रश्नकाल में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश चीन था, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2020-21 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 19-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। उसके बाद चीन और संयुक्त अरब अमीरात आता है, यानी 19-20 के हिसाब से हमारा कौन हो गया? 19-20 के हिसाब से हमारा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार है? तो अगर इन चारों देशों की बात करें, यूएसए, यूके, फ्रांस और चीन, 2016 की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम के हिसाब से चीन हमारा सबसे बड़ा था, क्योंकि 2019-20 में फिर यूएसए जो है वो नंबर 1 बन गया था। ठीक है, लेकिन ये जो बीच का टाइम था उसमें चीन जो है वो नंबर 1 पे आ गया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? यानी कौन से साल में जो हमारा व्यापार संतुलन है, यानी बीओपी है, बीओटी है, वो भारत के लिए अनुकूल था, अच्छा था? 70 से 71 या 74 से 75?
72 से 73 से 76 77, 72 73 से 75 76 या फिर 71 72 से 76 77। तो इनमें से ये जो है 72 73 से लेकर के 76 77 तक का टाइम, ये व्यापार संतुलन के लिए बहुत ही ज्यादा जो है अनुकूल था। प्रश्नानुसार दिए गए वर्षों में से क्रमशः 72 73 में और वर्ष 76 77 में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। विकल्प में दिए गए अन्य वर्षों तथा वर्तमान के सभी व्यापार संतुलन प्रतिकूल यानी कि नुकसान वाले हैं। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार वित्त वर्ष 19-20 में भारत द्वारा किया गया कुल निर्यात 31,13,361 मिलियन डॉलर का रहा तथा कुल आयात 4,74,709 मिलियन डॉलर का रहा, जिससे कुल व्यापार घाटा 1,61,348 मिलियन डॉलर का रहा। वर्ष 19-20 में वर्ष 18-19 की तुलना में निर्यात और आयात क्रमशः में 5.1 की गिरावट और 7.7 की गिरावट देखी गई। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के व्यापार संतुलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का व्यापार संतुलन 4950 से 2015-16 तक संपूर्ण अवधि के लिए धनात्मक था। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ऊपर ही पढ़ा है प्रतिकूल था। भारत का व्यापार संतुलन 72 73 और 76 77 के 2 वर्षों को छोड़ करके जब वह ऋणात्मक था 49 से 50, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसी 2 टाइम तो वो अनुकूल रहा है, आप इसी को प्रतिकूल कर रहे हो, ये तो यही गलत हो गया। भारत का व्यापार संतुलन 1949 से 50 1949-50 से लेकर के 2015-16 तक संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक था, यहाँ पर धनात्मक था, इसलिए ये लाइन भी गलत है। भारत का व्यापार जब तीनों गलत है तो ये तो सही हो गई, पर ये पढ़ लेते हैं। भारत का व्यापार संतुलन 72 73 और 76 77 के 2 वर्षों को छोड़कर जब वह धनात्मक था, बाकी में 49 50 से लेकर के 15 16 तक संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक था। हाँ, ये बात करेक्ट है। भारत का व्यापार संतुलन वर्ष 72 73 76 77 के 2 वर्षों को छोड़ करके जब वह धनात्मक था, वर्ष 1949-50 से 2015-16 तक संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक था। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्तमान में भी कुल व्यापार के असंतुलन की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2001-2 में भारत द्वारा कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों की मात्रा उसके कुल आयात का 27% थी। ओके, ठीक। वर्ष 2001-2 में पिछले वर्ष की तुलना में भारत द्वारा निर्यात में 10% की वृद्धि हुई। ये बात गलत है, गलत है। ये तो फिर भी ठीक है, ये गलत है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि सिर्फ पहला सही है। प्रश्न काल में विकल्प ए सही था, यानी 2003 के टाइम पे। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार 18-19 और 19-20 में कुल आयात में पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम ऑयल लिब्रिकेंट्स का हिस्सा क्रमशः 27.4 27.5 रहा, जबकि 2021 में अगर हम बात करते हैं तो यह 21.4% अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का व्यापार घाटा वर्ष 12-13 में अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद 13-14 के बाद निरंतर कम हो रहा है। ठीक, वर्ष 13-14 के बाद से पीओएल और गैर पीओएल घाटों में सामान्य गिरावट हुई है। तो देखो, वैसे बात की जाए तो ये दोनों ही बातें सही है, बिल्कुल सही है, और साथ ही साथ इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो दोनों भी एक दूसरे के लिए करेक्ट है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। भारत का व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 12-13 में 200 अरब डॉलर से अधिक रहने के बाद लगातार कम हुआ। इससे पेट्रोलियम ऑयल और गैर ऑयल उत्पादों के मूल्यों में लगभग सामान्य गिरावट की मुख्य भूमिका निभाई है। अतः कथन व कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करती है। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक कथन होगा एक कारण होगा। आपको ये पता लगाना है कथन कारण दोनों सही है दोनों खराब है, कि चक्कर क्या है। ठीक है, तो पहला दिया गया, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो तो उसे चालू खाता घाटा यानी सीएडी कहा जाता है। चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवाओं और पूंजी का अधिक निर्यात करता है। जब निर्यात अधिक करेगा तो हमारा घाटा क्यों होगा? जब निर्यात अधिक होगा तो हमारा घाटा क्यों, है ना?
जब एक देश के भुगतान उसके वस्तुओं में व्यापार सेवा हस्तांतरण की बात करते हैं तो इसमें सेकंड वाला तो कहीं से करेक्ट नहीं है, सीधी बात है, सेकंड वाला तो करेक्ट है ही नहीं। और फर्स्ट वाला क्या बोला हुआ है, आय की प्राप्तियों से क्या हो, अधिक हो। विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो तो चालू खाता घाटा होता है। तो सही बात है, जब खर्चा जो है वो ज्यादा घाटा होगा तो होगा, बिल्कुल होगा ये। तो इसका तो आयात ज्यादा है, अगर आयात ज्यादा है और निर्यात कम है, ठीक है, तो यस चालू खाता घाटा होगा। तो इस हिसाब से सी सही है, क्योंकि ए सही है और डी जो है वो आर जो है वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। एक वित्तीय वर्ष में दृश्य और अदृश्य मदों के आयात निर्यात का योग ही चालू खाता कहलाता है। यदि एक वित्तीय वर्ष में दृश्य और अदृश्य मदों का आयात निर्यात से अधिक होता है तो उसे चालू खाता घाटा सीएडी का कहलाता है। चालू खाता घाटा दृश्य मदों के और अदृश्य मदों का आयात अधिक होना चाहिए और उनका निर्यात कम होना चाहिए। अथवा दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो वह उसे चालू घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। इसीलिए ए सही है पर आर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 1990-91 में वस्तुओं का निर्यात और आयात संयुक्त रूप से जीडीपी का 14.2% था। वर्ष 11-12 में वर्ष 90-91 की तुलना में यह कितना हो गया। अगर उस कंपैरिजन के हिसाब से बात करते हैं, 2013 का क्वेश्चन है तो ये इसका एक टाइम फ्रेम है, आज से काफी टाइम पहले आया हुआ है, 7-8 साल पहले क्वेश्चन है, 7-8 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बोला हुआ है कि कितना हो गया था 1990-91 से इस टाइम तक, ये दुगना हो गया था, 3 गुना हो गया था, 5 गुना हो गया था या 10 गुना हो गया था। तो ये एक्चुअली इस अवधि के दौरान ये 3 गुना हो गया था, 3 गुना ज्यादा। प्रश्नकाल में विकल्प बी सही था। वर्तमान की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संस्था यानी वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 18-19 में भारतीय वस्तु और सेवाओं का निर्यात एवं आयात जीडीपी का 19.74 और 23.96 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26। वाणिज्य विभाग की दृष्टिकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार में एक मुख्य प्रतिभागी बनना है, कब तक बोला था बनने के लिए, 18, 19, 20 या 21। तो ये बोला था 2020 तक की भैया एक लीडरशिप क्वालिटी वाली बात जो है आप लेकर के आ जाए। वाणिज्य विभाग की दृष्टिकालीन दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को वर्ष 2020 तक विश्व व्यापार के मुख्य में एक मुख्य प्रतिभागी के रूप में स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा एवं पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, ना। घाटे की वित्त व्यवस्था, ना। केवल निर्यात, नहीं, ना तो निर्यात होता ना तो आयात होता, बिल्कुल सही, यही होगा करेक्ट आंसर। बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो विदेशी व्यापार से अलग होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। दूसरे शब्दों में बंद अर्थव्यवस्था वाले देशों का अन्य देशों के साथ वस्तुओं सेवाओं पूंजी आदि का आदान प्रदान नहीं होता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है, कौन होता है, माल सेवाएं भुगतान हस्तांतरण या फिर सभी। देखो ज्यादातर केसेस में उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होता है, लेकिन व्यापार संतुलन की अगर बात करें तो व्यापार संतुलन में ये भुगतान का हस्तांतरण आता ही नहीं है। कहते हैं व्यापार संतुलन में सिर्फ वस्तुओं का लेन देन आता है, तो इसीलिए सिर्फ माल आएगा। ठीक है। दो देशों के मध्य किसी अवधि में हुए आयात और निर्यात के मौद्रिक मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। किसी देश के लिए जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य की तुलना में अधिक होता है तो देश व्यापार अधिशेष में, जबकि निर्यात की तुलना में आयात अधिक होने पर देश व्यापार घाटे की स्थिति में होता है। व्यापार संतुलन में केवल व्यापार की दृश्य मदें शामिल की जाती है। इसके विपरीत भुगतान संतुलन में दृश्य के साथ साथ अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। आर्थिक उदारीकरण की एक महत्वपूर्ण नीति साधन है पूंजीगत माल पर आयात शुल्क में कमी। ओके। आयात शुल्क में कमी से स्थानीय उद्यमियों को विश्व बाजार का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी का सुधार करने की सहायता मिलेगी। उपरोक्त के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। मेरे ख्याल से दोनों ही सही है, सही तो है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ करेक्ट है, ये दोनों ही बातें सही है पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही है। भारतवर्ष द्वारा 1991 से अधिग्रहित नई आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण घटक उदारीकरण है। इसके अंतर्गत, सही बात है ना, लिबरलाइजेशन तो इंपॉर्टेंट है ही।
इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के विनिमयन को उदार बनाया जाता है, अर्थात आर्थिक गतिविधियों को बाजार के अनुसार संचालित होने की स्वतंत्रता दी जाती है। आयात शुल्क में कमी भी इसका एक महत्वपूर्ण नीति साधन है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि 90 के दशक एवं इसके उपरांत भी आयात शुल्कों में केंद्र सरकार द्वारा क्रमशः कमी की गई है। पूंजीगत माल पर आयात शुल्क में कमी से भारतीय उद्यमियों के लिए आयातित पूंजीगत माल एवं तकनीक पूर्व की अपेक्षा सस्ती दर पर एवं सुविधापूर्वक प्राप्त होती है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ और वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतियोगितात्मक क्षमता में वृद्धि हुई। अतः कथन और कारण दोनों सत्य है, जबकि कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि प्रौद्योगिकी में सुधार आर्थिक उदारीकरण से स्वतंत्र है। यानी टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म जो है वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म से अलग है, ठीक है, वो लिबरलाइजेशन का पार्ट नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? यानी कौन है जो देता है? मेरे साथ तो भारतीय रिजर्व बैंक की है, कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं, विनिमय बैंक नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक। हाँ बिल्कुल सही, वित्त मंत्रालय गलत। ठीक है। माल के आयात हेतु आयातक को विदेशी विनिमय की प्राप्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय नियंत्रण विभाग के समक्ष आवेदन करना होता है और आवेदन के वैध पाए जाने पर विभाग इसे स्वीकृति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में जिन्स जो हम लोग पहनते हैं उसकी कमोडिटीज के निर्यात की श्रेणी है कैसी? परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत एवं किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, या उपरोक्त सभी। तो अगर जिन्स की बात करें तो ये सबके लिए आता है, ये इसका करेक्ट है, सारे ऑप्शन इसके सही है। वर्तमान में भारतीय निर्यात को मोटे तौर पर 4 वर्गों में बांट सकते हैं। कृषि एवं संबंधित वस्तुओं, जिसमें चाय, कॉफी, खली, गरम मसाले, सूखे मेवे ये आते हैं। अयस्क, जिनके अंदर अभ्रक, अयस्क, मैग्नीज, कच्चा लोहा ये आता है। इंजीनियरिंग वस्तु निर्मित वस्तुओं में सूती वस्त्र, सिले सिलाए वस्त्र, पटसन की वस्तुएं, चमड़े का पैमाना, ये सारी चीजें। और खनिज, ईंधन और लुब्रिकेंट्स ये होता है। भारत ने धीरे धीरे स्वतंत्रता पूर्व परंपरागत उत्पाद निर्यात करने वाले देशों से वर्तमान में गैर परंपरागत उत्पादित वस्तुओं के निर्यातक के रूप में स्वयं को परिवर्तित कर लिया है। यानी जहां पर हम लोग जो है परंपरागत चीजों का ही व्यापार करते थे, अब गैर परंपरागत चीजों का भी हम लोग व्यापार कर रहे हैं, उसका भी हम लोग निर्यात कर रहे हैं। फिर भी परंपरागत वस्तुओं का अभी भी निर्यात हो रहा है, लेकिन गैर परंपरागत वस्तुओं की तुलना में कम। यानी गैर परंपरागत जो वस्तुएं थी अब उनका ज्यादा निर्यात हो रहा है और परंपरागत का कम। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2000 से 2001 में भारत द्वारा आयात की गई निम्न वस्तुओं में से रुपयों का मानांकन कौन सी शिरस्त थी? यानी रुपए के हिसाब से कौन सी सबसे महंगी थी? खाद्य तेल, उर्वरक, कार्बनिक एवं कार्बनिक रासायनिक तत्व, मोती, बहुमूल्य कीमती पत्थर, रत्न। तो 2000 से 2011 एक के बीच अगर हम बात करते हैं तो ये था हमारा मोती, बहुमूल्य, उधारी। ठीक है। 2003। प्रश्नकाल में विकल्प डी सही था। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रश्नगत मदों का आयात मूल्य करोड़ में निम्नानुसार है, किस हिसाब से है? मोती सबसे ज्यादा बहुमूल्य होगा, चाहे 2018 की बात कर लो, 19 की बात कर लो या 20 की बात कर लो, सब में सबसे ज्यादा तो मोती ही वैल्यूएबल होगा, है ना? अभी भी वही है। उसके बाद खाद्य तेल की बात करते हैं तो खाद्य तेल है। देन उर्वरक आता है तीसरे नंबर पे, और बाकी के यौगिक जो आते हैं वो आते हैं चौथे नंबर पे। उपयुक्त आंकड़ों के अनुसार अगर मैं वर्तमान की बात करता हूँ, अभी हाल फिलहाल की बात अगर की जाए, तो हाल फिलहाल में भाई ये जो है ये सबसे ज्यादा यौगिक वाला, तो यानी सी सही विकल्प होगा। कि सी क्या दे रखा है? कार्बनिक और गैर कार्बनिक, अभी सबसे ज्यादा यही है वर्तमान में। पर उस टाइम के हिसाब से कौन सा था? मोती वगैरह। क्वेश्चन नंबर 33, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? यानी कौन सी चीज खरीदने पर हम सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं? पेट्रोलियम, उर्वरक, हथियार, या फिर विद्युत गृह मशीनरी, इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस। लेकिन इसमें से अगर हम बात की जाए तो हमारा सबसे मोटा पैसा जो है ना हमारा, कौन सा? पेट्रोलियम पदार्थ को आयात करने पर जाता है, मोटा पैसा जाता है यहाँ पे। तो प्रश्नकाल और वर्तमान दोनों के ही हिसाब से ए सही ही है,
क्योंकि आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार भी वर्ष 19-20 में भारत द्वारा शीर्ष आयातित मद में पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स जो है वो सबसे ज्यादा थे, यानी कि 9,25,168 करोड़ रुपए। ठीक, अगेन अगेन क्वेश्चन वही है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही? रसायन, रासायनिक पदार्थ, पेट्रोलियम या फिर लोहा? तो पेट्रोल एवं खाद्य पदार्थ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। प्रश्नकाल और वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार भी दिए गए विकल्पों में से पेट्रोल एवं खाद्य तेलों को का संयुक्त योग भारतीय आयात की सबसे महत्वपूर्ण मद रही थी। वर्ष 19-20 में पेट्रोलियम पदार्थ एवं खाद्य तेलों का संयुक्त योग 9,25,168 प्लस 6,85,000 नहीं, सॉरी 6,85,000 नहीं, 68,528 करोड़ को मिला करके कुछ 9,93,726 करोड़ रुपए रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही। सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार की सीमा शुल्क नहीं लगाती है। देखो ये बात तो गलत है कि कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगाती, सीमा शुल्क तो लगाती है। ये बात तो सीधा सीधा ही गलत है। पिछले 5 वर्षों की अगर हम बात करें तो हाँ ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा आयात जो है वो घरेलू उत्पादन से ज्यादा रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दे रखी है, ये हमारा घरेलू उत्पाद है। आपको बस ये देखना है कि हर साल आपका जो घरेलू उत्पाद है उससे आयात जो है वो आपने ज्यादा किया है, हर साल आपने आयात ज्यादा किया और आपका घरेलू उत्पाद जो है वो कम है। ठीक है, जनवरी 2021 में जारी उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि विगत वर्ष में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। सरकार खाद्य तेलों के आयात पर सीमा शुल्क लगाती है, अतः कथन 2 असत्य है। ठीक है, कि सीमा शुल्क लगाती है सरकार, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाएगी। क्वेश्चन नंबर 36, हाल के वर्षों में भारत में आयात की सबसे बड़ी मद रही है। पेट्रोलियम, पूंजीगत वस्तुएं, पेट्रोलियम पदार्थ एवं रासायनिक पदार्थ, और एक और होगा। तो वैसे इनमें से यही जो है ना, पेट्रोलियम वस्तुएं और पेट्रोलियम पदार्थ, पूंजीगत वस्तु और पेट्रोलियम पदार्थ, कैपिटल गुड्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यही सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बी ही ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, जवाहरात एवं पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, 1995 की जब बात कर रहे हैं हम लोग, प्रश्नकाल और वर्तमान दोनों की ही बात करें तो बी ही सही है। ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ और कहते हैं आपका ये क्या था, पूंजीगत वस्तुएं और पेट्रोलियम पदार्थ। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 19-20 में पूंजीगत वस्तुओं का आयात 4,85,797 करोड़ रुपए का और पेट्रोलियम का 9,25,168 करोड़ रुपए का रहा। इन दोनों का संयुक्त रूप से कुल आयात 14,10,965 करोड़ का रहा है, जो सर्वाधिक है। क्लियर? देखो क्वेश्चन ना ऐसे नहीं है, देखो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, बीओपी का क्वेश्चन है, तो बस यही पूछा हुआ है कि कहाँ व्यापार ज्यादा हो रहा है, कहाँ व्यापार कम हो रहा है, कहाँ पर घाटा हुआ है, कहाँ पर घाटा नहीं हुआ, घाटा हुआ तो कितना हुआ है, घाटा नहीं हुआ तो कितना हुआ है। इसी टाइप के क्वेश्चन है हमारे अभी। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान में भारत के आयात में सर्वाधिक अंश निम्न में से किस वस्तु का है, यानी कौन सी वस्तु है जो कि भारत के आयात में सबसे ज्यादा है? पूंजीगत वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ, बहुमूल्य पत्थर, खाद्य पदार्थ, कपड़ा एवं वस्त्र। तो हमने अभी पढ़ा था कि ये कौन सा है हमारा पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ सबसे ज्यादा आयात किया गया है। भारत का सबसे अधिक एलएनजी की आपूर्ति कहाँ होती है? ओके, प्रश्नकाल और मई 2020 में यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत को सर्वाधिक एलएनजी की आपूर्ति कतर ही करता है, यानी हमारा सबसे ज्यादा जो है वो कहां से आता है? कतर से आता है। मई 2020 में यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन द्वारा जारी आंकड़ों के साथ भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक देश है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नांकित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार रहा है, यानी कौन से देशों सबसे ज्यादा व्यापार किया है हमने? ओईसीडी, ओपेक, पूर्वी यूरोप या फिर विकासशील देश? तो अगर इनमें से हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो ये ओपीईसी है, ओपेक, इसके साथ हमारा सबसे ज्यादा व्यापार रहा है,
क्योंकि यही पेट्रोलियम से कनेक्ट हो रहा है, बाकी कोई सा भी पेट्रोलियम से कनेक्ट नहीं है। प्रश्न का विकल्प बी सही था। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार 19-20 में भारतीय आयात के में शामिल वर्ष शीर्ष 3 देश है चीन, यूएसए और यूएई। अगर हम आयात करते हैं तो आयात हम सबसे ज्यादा चीन से करते हैं, उसके बाद यूएसए से, उसके बाद यूएई से। तो के संदर्भ में भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार उत्तर पूर्व एशिया यानी 24.1% के साथ रहती। कौन सी? उत्तर पूर्व एशिया। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग कहां से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन हमारा कब का है? 2010 का। तो अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो चीन, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब में से चीन इकलौता ऐसा था जहां से सबसे ज्यादा हम लोग आयात करते थे। अभी भी करते हैं, चीन से ही सबसे ज्यादा। प्रश्नकाल और वर्तमान में भी भारत का कुल आयात मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा चीन के आयात का था। आर्थिक समीक्षा 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार 17-18 में भारतीय आयात का सबसे बड़ा हिस्सा क्रमशः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएई, सऊदी अरब और इराक के साथ रहा है। टॉप 5 जो कंट्रियां थी वो ये थी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा देश भारत में संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? यूएई, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और चीन। तो हमने अभी पढ़ा है कि आयात के मामले में चीन सबसे आगे है। 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र 2009-10 में भारत के आयातों का सबसे बड़ा क्षेत्र रहा है? अगेन वही क्वेश्चन है, इस बार ये पूछते कि कौन सा इलाका जो है भारत का वो सबसे ज्यादा आयात वाला रहा है। तो भारत में सबसे ज्यादा आयात जो है वो एशिया और आसियान से किया है, ना तो यूरोप से, ना तो उत्तरी अमेरिका से, ना दक्षिणी अमेरिका से। सबसे ज्यादा एशिया से किया है। प्रश्नकाल और वर्तमान में भी ए सही था या है। वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार ही भारत के आयातों में 4 सबसे बड़े क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, सहयोग परिबंध और आसियान, यूरोपीय यूनियन आदि हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से आया? एशिया से और आसियान से। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का 50% से अधिक आयात आता है कौन से देश से? अफ्रीकी देश से, एशियाई देश से, अमरीकी देशों से या यूरोपीय देशों से? तो भारत का 50% से अधिक आयात जो है वो एशियाई देशों से आता है। एशिया बहुत ज्यादा जो है वहां पे करता है, आयात करता है। हम लोग एशिया का ही तो पार्ट है, तो क्यों नहीं करेंगे। प्रश्नकाल तथा वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार भी विकल्प बी ही सही है। आर्थिक समीक्षा 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने आयात में सर्वाधिक हिस्सा एशियाई क्षेत्रों को 61.6 का है और इसके बाद यूरोप का 15.10 का, फिर अमेरिका का 12.90 का है। यानी कि भारत जितना भी आयात करता है उसमें से इन 3 देशों का बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 44, पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। सतत वृद्धि तो नहीं हुई है, व्यापार हमारा श्रीलंका के साथ बढ़ा का है कंटिन्यू ना, गलत है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का प्रमुख व्यापार है भारत और बांग्लादेश के बीच। ये बात बिल्कुल सही है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। बिल्कुल नहीं भाई, नेपाल नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो बी करेक्ट होगा, यानी कि केवल 2 सही होगा। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय व्यापार विगत दशक में उतार चढ़ाव भरा रहा। सीधी बात है, आपको पता है पिछले साल कैसा गया है। यह 2010 में $3.82 बिलियन, 2014 में $7.03 बिलियन, 19 में $4.59 बिलियन था। अतः कथन एक गलत है। भारत बांग्लादेश में वस्त्र और कपड़े का व्यापार कुल व्यापार का लगभग 30% है, इसीलिए ये सही है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। पिछले दशक में भारत और बांग्लादेश के बीच सतत द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है, ना कि एक पक्षीय। ठीक है, और वित्त वर्ष 19-20 में भारत ने बांग्लादेश को $8.2 बिलियन का निर्यात और 126 बिलियन का आयात किया है, इसीलिए कथन सी सही नहीं है। ठीक है, नेपाल से कोई लेना देना था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, 10वें दशक के आरंभिक अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के लिए एकमात्र सर्वोपरि आयात के स्रोत के रूप में पुनः उभर कर आया। बिल्कुल सही है,
सही बात है, 10वें दशक के टाइम पे तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। भूतपूर्व सोवियत संघ के त्वरित राजनीतिक विकास के फलस्वरूप भारत शने शने अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पे ही आश्रित होने लगा। बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ अमेरिका पर आश्रित नहीं है। तो यानी ए करेक्ट है, ये गलत है, तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं हो सकते, ये एक्सप्लेनेशन वाले है। इधर से ये सही है, आर गलत है, यही आंसर, यही आंसर है। प्रश्नकाल में विकल्प सी सही था। वर्तमान में कोई भी विकल्प सत्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान में भारत का सर्वाधिक आयात चीन के साथ है, जबकि शास्त्रों की आपूर्ति अभी भी रूस से सर्वाधिक है। शस्त्रों की, सॉरी शास्त्रों बोल रहा हूँ, शस्त्रों की यानी हथियार वगैरह जो रूस से आते हैं। मार्च 2020 में SIPRI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 19 की अवधि में भारत में शस्त्रों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश रूस, इसराइल और फ्रांस रहा है। यानी सबसे ज्यादा कहां से आया हथियार? पहले आए हैं हमारे रूस से, फिर फ्रांस से, पहले रूस, फिर इसराइल और फिर फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कभी भी समाचारों में दिखने वाले पद आयात आवरण का सर्वोत्तम वर्णन करता? आयात आवरण, इसका मतलब क्या है? यह किसी देश के आयात मूल्य एवं सकल घरेलू उत्पाद के लिए नहीं, अनुपात को नहीं बताता, नहीं। कि यह किसी देश के एक विषय में आयात के कुल मूल्य को बताता है, नहीं। यह दो देशों के बीच निर्यात एवं आयात के मूल्यों को, नहीं। यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों में आयात का भुगतान देश के अंतरराष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता रहा है। तो इंपोर्ट कवर इसी चीज को कहते हैं। करेक्ट बात है कि भैया जितना भी हम लोगों ने भुगतान किया है पिछले महीनों में, उसका जो हिसाब किताब है बेसिकली वो रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जाता है। यही चीज हमारी क्या है, इन ये कहते हैं इंपोर्ट कवर। आयात आवरण इंपोर्ट कवर उन महीनों की संख्या बताती है जितने महीनों में आयात का भुगतान देश के अंतरराष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार 18 दिसंबर 2020 तक भारत का विश्व मुद्रा भंडार 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिससे 16 माह तक का आयात का भुगतान किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 बोला हुआ है, भारत द्वारा आयात की जाने वाली, भारत द्वारा आयात की जाने वाली निम्नलिखित मदों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल देंगे। पूंजीगत माल, मोती एवं बहुमूल्य लोह अयस्क, पेट्रोलियम, रसायन। 95-96 के अनुसार मूल्य की दृष्टि से इनका हारसमान क्रम बनाओ। ये सबसे महंगी कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसकी बात कौन सी। तो देखो, अगर सबसे पहले की बात आए तो पूंजीगत माल तो सबसे महंगा होगा ही होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा पेट्रोलियम सबसे ज्यादा इसका घटता है, रेट भी इसी के घटते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा सबसे ज्यादा होगा वो होगा रसायन। ठीक, रसायन के बाद बहुमूल्य, रतन, और उसके बाद पांचवें नंबर पे लौह एवं इस्पात। यानी कि हम लोग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5, 1 2 4 3। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। प्रश्नकाल में विकल्प बी सही था। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार प्रश्नगत मदों का भारत द्वारा आयात मूल्य निम्नानुसार है। इतने तो मैंने पढ़ लिया ना आज आयात निर्यात के बारे में, बाई गॉड, इतना तो मैंने 12th में नहीं पढ़ा था अपनी आयात निर्यात के बारे में। इतना आयात निर्यात, चीन के साथ व्यापार है, पेट्रोलियम का व्यापार है, इतना आयात है, इतना निर्यात है। तो आप देख सकते हैं पूंजीगत माल की बात करें तो पूंजीगत माल सबसे ज्यादा आयात निर्यात की बात कर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे पेट्रोलियम है, थर्ड पे रसायन है, उसके बाद मोती फोर्थ पे है, और लौह अयस्क जो है वो हमारा लास्ट में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, हल्दिया बंदरगाह में कौन सी वस्तु आयात की जाती है? हल्दिया बंदरगाह में मत्स्य है, हैवी मशीनरी है, या फिर इस्पात है, या फिर पेट्रोलियम पदार्थ है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक्चुअली इसमें इसको मत्स्य को छोड़ करके लगभग लगभग बाकी सारी चीजों का इसमें क्या होता है, व्यापार होता है। हल्दिया जो बंदरगाह है उसमें मत्स्य को छोड़ करके अगर ये होता ना कौन सी आयात नहीं की जाती है तो मत्स्य हो जाता, पर यहाँ पर बोला हुआ है कौन सी व्यापार की जाती है, तो उसमें तो ये तीनों ही की जाती है। पश्चिम बंगाल में स्थित हल्दिया बंदरगाह से
आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं उर्वरक, उर्वरक हेतु आवश्यक कच्चा माल, खाद्यान्न, चीनी, अखबारी कागज, कुकिंग कुकिंग कोल, पेट्रोलियम कोल, चूना पत्थर, लोह इस्पात, मशीनरी, स्क्रैप, सब्जियां इत्यादि है। उपयुक्त विकल्पों में से निम्न 3 विकल्प पेट्रोलियम पदार्थ, इस्पात मशीनरी एवं हैवी मशीनरी टूल्स का हल्दिया बंदरगाह से आयात किया जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर थोड़ा कठिन है क्योंकि ये तीनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष 2004-5 में निम्न समूहों का भारत के आयात में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, ईंधन, पूंजी वस्तुएं, स्वर्ण तथा चांदी, रसायन। इसमें बोला हुआ है उपयुक्त मदों में से उनके प्रतिशत के अनुपात उन्हें अवरोही क्रम में, यानी सबसे ज्यादा कौन सा परसेंटेज है, उसके बाद कौन सी परसेंटेज है, उसके बाद कौन सी परसेंटेज है, उसके बाद कौन सी परसेंटेज है। तो देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आयात में सबसे ज्यादा तो हम लोगों ने ईंधन मंगाया था, फिर उसके बाद पूंजीगत पूंजी। एक्चुअली जिस सीरीज में दे रखा है ना वही आंसर होगा, रसायन लास्ट होगा। 1 2 3 4 ही करेक्ट होगा। 1 2 3 4 है, हाँ सही है। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही था। आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार एक वर्ष 18-19 और 19-20 में विकल्पगत वस्तुओं का आयात में योगदान 32.5 और 32.2, पूंजीगत वस्तुओं का 13.8 13.7, स्वर्ण और चांदी का 7.1 6.5 और रसायन का 6.8 और 6.6 है। तो अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं, सिर्फ आयात की बात करता हूं या किसी चीज की, तो आप लोग क्या देखोगे कि अभी भी हमारा लगभग लगभग वही सेम चल रहा है। ठीक है, पहले ईंधन, फिर पूंजीगत वस्तुएं, फिर सोना और चांदी और फिर रसायन। ठीक है, वही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत कपड़े का सबसे बड़ा आयातक है। सुन लो, अगर कोई भी लड़की सुन रही है तो ये सुन लो। देखो, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। देख, कपड़े खरीदना मुझे भी बहुत पसंद है, सीधी बात, ऐसा कुछ नहीं है। कपड़े खरीदना मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन पता तो होना चाहिए भाई जो कपड़े खरीद रहे हैं उसका सबसे बड़ा आयातक है कहाँ से, हम लोग कहाँ से करते हैं। भारतीय कपड़े का सबसे ज्यादा हमारा जो है इंडिया के बाहर कहाँ बिकता है, तो इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा इंडियन कपड़े जो हैं वो बिकते हैं, तो इसीलिए वहां के लोग करते हैं। प्रश्नकाल और हाल ही में वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन WITS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भी भारतीय कपड़ों का सबसे बड़ा आयातक संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत ने सर्वाधिक कपड़े निर्यात किए, जो कि 21.88% था। इसके बाद क्रमशः बांग्लादेश, फिर UAE और फिर UK और चीन। तो यानी कि इन जगहों पर भारतीय कपड़े जो कम जाते हैं, पर USA में तो बहुत ज्यादा जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स बीन सेड, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया। टोटल 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको वीडियो और ज्यादा अच्छी लगती तो प्लीज शेयर भी करो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी स्टे ट्यून, जल्दी आता हूं मैं अगली वीडियो के साथ। आप लोग खुद भी PDF डाउनलोड करके ये पढ़ो। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो स्टे ट्यून, बी हेल्दी, बी सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।